तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 332 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइज, अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे दूसरे चैनल मूवी एडवेंचर को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन और चैनल में भी मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग और उनकी टीम उन सारे ऑटमन पपेट से फाइट कर रही होती है और फाइनली वो सारे रॉबर्ट्स वहां से भाग जाते हैं और आफ्टर में सीन चेंज कर वहां E9 ग्रेट शिप को दिखाया जाता है जो कि स्पेस में सब लाइट की स्पीड से फ्लाई कर रहा था। और आफ्टर में सीन चेंज कर रेस्टिंग क्वार्टर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे कैप्टन सबको बैठने को बोलते हैं और उसने अपने अनडाइंग एनर्जी को कंट्रोल करके एक वाइन के ग्लास को उठाकर पीने लगता है और सबको भी देता है। जिसके बाद वो कहता है चलो टोस्ट करते हैं और सारे के सारे मेंबर्स भी उसे उठाकर पीने लगते हैं और कैप्टन कहते हैं कि हमारा इस बैटल में लक बहुत ही अच्छा है, हमारे पास 2 नए मेंबर्स आ गए जो कि एक्सेप्शनल है, उनके लिए चलो टोस्ट करते हो। सब लोग चीयर्स करते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेक्टोलर हंसने लगते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने कई सारे जंगे को लड़े होते हैं। अगर यहाँ लू फेंग और एक और रॉक नहीं होता तो शायद वहाँ उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाने वाला है, लेकिन आज उनके ही वजह से ये सब हो चुका है। अब टाई को दिखाया जाता है जो कहता है कि यहाँ पे जो बैटल हुआ था वो सभी एनिमी के अंडर कंट्रोल में था। लकली यहाँ पे थंडर हॉल देखा था, वहाँ पे 9 आर्मीज थी, वो सभी एफ ग्रेड के पपेट्स बने हुए थे और हमने उनके प्लान को चौपट करके अपने आप को बचा लिया। यहाँ पे 9 के 9 बंदे उन कैप्टन की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे होते हैं। जिसके बाद टाइवू स्माइल करते हुए कहता है कि यहाँ पर ओल्ड मेंबर्स ने अच्छा किया, यहाँ पर तुम हमें मेरे और पॉइजन से ज्यादा दूर मत रहना करना क्योंकि खतरे में भी पॉइजन तुम्हें बचा सकती है। जिसके बाद वो कहती है कि दोनों जो नए आए हैं वो भी अच्छा है, मैं यहाँ पे रॉक से तो सेटिस्फाइड हूँ और यहाँ पे उसने ओल्ड मेंबर के जैसा ही काम किया है और मैं बिलीव करता हूँ कि एक्सपीरियंस के साथ तुम और भी अच्छा करते जाओगे। अब देखा है तो फिर वो लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ तो नए बंदे मैडमैन की तरफ। सब लोग मैडमैन की तरफ देखने लगते हैं और सब लोग लू फेंग को चीयर करने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे लाइफ एंड डेथ का खतरा बना रहता है वहाँ पे एक पावरफुल बंदे का होना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे कैप्टन पॉइजन की तरफ देखते हैं और वो कहता है कि यहाँ पर सबने एक दूसरे पे बहुत ही काम किया है। अब पॉइजन भी लू फेंग की तरफ देखता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग शॉक हो जाता है। अब केमिस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब डेमन लेडी मैडमैन से कहती मैडमैन पॉइजन यहाँ की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे ग्रुप में है जिसने एक अनडाइन को हरा चुकी थी। अब यहाँ पे लू फेंग शॉक हो जाता है कि क्या एक अनडाइन को हरा चुकी है। अब ये सुनकर तो रॉक भी और ज्यादा शॉक होता है कि क्या यहाँ पर इसने एक अनडाइन को हराया हुआ है। अब इनके टीम में तो एक अनडाइन है जो कि ऑब्वियसली फर्स्ट रैंक पे आता है, वो कैप्टन होता है और सेकंड नंबर पे पॉइजन आता है। अब यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो सोचता है कि 9th फॉर्म ऑफ नानसन आर्मर्स का जो कि ये मैच अगेंस्ट अनडाइन है उसको सिर्फ वो मैच और सर्वाइवल के लिए यूज कर सकता है। उसको भी अभी नहीं पता होता है कि वो एक अनडाइन को मार सकता है या फिर नहीं। ऑफ कोर्स वो इस लेवल से आराम से हेवनली ब्रिज लेवल 13, 14, 15 को क्लियर कर सकता है। 15 पे वो आराम से क्लियर करके एक नॉर्मल अनडाइन को तो मार सकता है, उसके पास इतनी एबिलिटी है। लेकिन वो हेवनली ब्रिज लेवल 15 थी। यहाँ पर ऑफिशियल लेवल अनडाइन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन देखा जाए तो एक अनडाइन को इतना भी मारना आसान नहीं होता है। अब पॉइजन इस्तेमाल करते हुए कहती है कि यहाँ पर मेन थिंग है कि मैं अपने नेचुरल एबिलिटी और पोशन को कंबाइन करती हूँ और मेरे पास तो प्लांट लाइफ फॉर्म है और यहाँ पर मेरे पास 1 पोशन की कॉस्ट भी लगभग 80 मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर हो जाती है। और वो कहती है कि मैडम तुमने मेरे 80 मिक्स्ड एलिमेंट्स को बचा लिया। अब लू फेंग के सामने 80 मिक्स्ड एलिमेंट्स क्या ही है जबकि वो मिलियंस और बिलियंस में खेलता है। अब लू फेंग भी उन सबको रिस्पेक्ट दिखाता है। केमिस्ट वो स्पेशल पोशन को बना सकते हैं जो कि अपने नीड्स और अपने प्लांट लाइफ फॉर्म को ग्रो करा सकते हैं। अब लू फेंग सोचता है कि इस लेवल तक आ पाना ये जरूर इम्प्रेसिव है। अब यहाँ पे हमें मैड वू को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहते हैं कि कैप्टन और पॉइजन के बाद मैडमैन तुम्हारा यहाँ का रैंक 3rd में आता है।
तो यहाँ पे सब लोग थर्ड की नाम लेने लगते हैं, लेकिन लू फेंग के लिए ये सब कोई नहीं मानने लगता है। लू फेंग के लिए तो अपनी पावर मायने रखती है और लू फेंग को इन पोजीशन से कोई मतलब नहीं था। और अब फिर वो सिर्फ आगे बढ़ने लगता है और एक ही फ्लैश में 2 महीने पास हो जाते हैं और इसी रास्ते में उन्हें 2 इनकाउंटर्स अटैक्स भी मिले हुए थे और उन्होंने बड़े आसानी से उनको सेटल कर लिया था। यहाँ पर उनके पास एक अंडाइन था, साथ में 9 सेक्टर और जनरल थी। इतना भी आसान थोड़ी ना होने वाला है कि कोई भी आएगा और इन्हें मारकर चला जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे और जगह लोकेशन होते हैं जहाँ पे फाइटें होती है, कुछ तो कमजोर होती है, कुछ तो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब दोनों अटैक से वो लोग सरवाइव कर पाते हैं। अब दिखाया जाता है हमें सारे मेंबर्स को जो रेस्टिंग क्वार्टर्स में होते हैं और जो कहते हैं ये इतना ज़्यादा बोरिंग है, मेरे पॉइंट्स तो बहुत ही स्लोली मूव कर रहे हैं, इतना जल्दी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पे मैं टाइबू को दिखाया जाता जो कहता है कि हमें स्टारफील्ड 00184 में जाने के लिए 2 दिन और लगने वाले। उस जगह का नाम सैटर्न स्टार होता है। सैटर्न स्टार यहाँ का बैटलफील्ड एरिया होता है जहाँ पे कई सारे रेसेस के वॉरियर वहाँ पे छुपने के लिए आए होते हैं, जो कि समझ लो एक बेस की तरह ही होता है। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक डीप वॉइस होती है जो कि हैमर होता है। वो लू फेंग की तरफ देख कर कहता है कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कितना है। तो लू फेंग कहते हैं कि मेरा कंट्रीब्यूशन पॉइंट कोटा। अब देखा जाए तो आउटर रीजन में जितने भी सोल्जर आते हैं उन सबको अपने साथ एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट भरना होता है। जैसा कि यहाँ पर किसी के पास 1 मिलियन पॉइंट्स को एक्वायर करना आता है और जब वो आउटर रीजन में आते हैं तो उनके पास 0 पॉइंट्स होता है और जब वो किसी एनिमी को मारते हैं तो उनके पास पॉइंट्स मिलते हैं। अब जब तक वो 1 मिलियन पॉइंट्स को गैदर नहीं कर सकते हैं वो यहाँ से रिटायर नहीं हो सकते और यहाँ से ट्रेस और यहाँ फाइट को भी कंटिन्यू कर सकते नहीं हैं। यहाँ पर उन्हें सिर्फ अकेला ही करना पड़ता है। अब लू फेंग के पास भी अपनी पॉइंट्स की कोटा होती है। अब दिखाया जाता है जहाँ पे साय के साय सेक्टर लू फेंग की तरफ देखने लगता है और कहते हैं कि आखिर तुम्हारा कोटा कितना है। और वो कहता है मैडमैन जरूर तुम्हारा कोटा बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो लू फेंग कैजुअली कहता है कि ये ओके है लेकिन मेरा कोटा 1 बिलियन है। तो ये सुनकर वो सभी शॉक हो जाते कि क्या 1 बिलियन, क्या मैंने सही सुना है। लू फेंग भी कहता है क्यूरियोसिटी से कि हाँ 1 बिलियन, क्या ये नंबर बहुत ज़्यादा है, ये तो मुझे नॉर्मल लग रहा है। तो यहाँ पे मैं टाइबू को दिखाया जाता है जो कि अनडाइंग होता है, वो भी शॉक हो रहा होता है लू फेंग की तरफ देखकर। वो कहता है डैम 1 बिलियन ये तो बहुत ज़्यादा है। और वो कहता है कि रॉक तुम्हारा कितना कोटा है। तो रॉक भी कहता है कि मेरा 200 मिलियन। अब लू फेंग के सामने उसके 5 टाइम्स कम होती है। यहाँ पे सारे मेंबर्स डिस्कस करने लगते हैं कि इतना भी बुरा नहीं है, ये ऑलरेडी इम्प्रेसिव है, लेकिन मैडमैन इसका तो एक्चुअली 1 बिलियन है। यहाँ पे सभी लोग लू फेंग की तरफ देखने लगते हैं और उन्हें लग रहा था कि लू फेंग का स्टेटस हाई है, लेकिन उन्हें लू फेंग के बारे में पूरा नहीं पता था। अब अंडाइन कहता है कि यहाँ पे तुम जरूर सेक्टर लॉर्ड से पावरफुल होगे और वो कहते हैं कि अगर तुम बाकी सारे सेक्टर लॉर्ड से पूछोगे तो तुम्हें इन सारे पॉइंट्स के बारे में समझ आ जाएगा। और वो कहते हैं कि सबको अपने कोटा उनके कैपेबिलिटीज में मिलती है, जितना जो स्ट्रॉन्गर होगा उसका उतना हायर कोटा होगा। जब कोई यहाँ पे नया बंदा आउटर रीजन वॉर्स में आता तो उसे कोटा दिया जाता है और अपने रिप्रेजेंट के मुताबिक उसे फुलफिल भी करना पड़ता है और तभी उनकी अथॉरिटी से उनके रॉ जजमेंट होती है, जैसे कि नॉर्मल, इलाइट और अनक्लियर और जनरल, ये सभी अनक्लियर है। और वो कहते हैं कि सेक्टर लॉर्ड जब से लोएस्ट होता है वो 1 मिलियन का होता है और सबसे हाईएस्ट 1 बिलियन का होता है। लू फेंग को सबसे हाईएस्ट मिला होता है। ऑफ कोर्स देखा जाए तो नॉर्मल सोल्जर को 1 मिलियन से 10 मिलियन का कोटा मिलता है, इलाइट सोल्जर को 10 मिलियन से 100 मिलियन का और सेक्टर लॉर्ड जनरल्स को 100 मिलियन से 1 बिलियन का मिलता है। और टाइबू आगे कहता है कि जो कोटा होते हैं 100 से 1 बिलियन वो सभी सेक्टर लॉर्ड जनरल्स होते हैं, इन सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। अब ऑब्वियस है कि रॉक भी एक्सेप्शनल है इस न्यू रिक्रूट में और वहाँ बिना किसी एक्सपीरियंस के वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, लेकिन वो कहता है मैडमैन तुम तो सिंपली। अब लू फेंग भी स्टर्न हो जाता है और टाइबू आगे कहता है कि 1 बिलियन यहाँ पे जनरल की टॉप लिमिट है, जहाँ पर उसकी हाई कोटा इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और जिस बंदे के पास भी इतना होता है उसकी स्ट्रेंथ किसी भी नॉर्मल अंडाइंग से कम नहीं होती है। अब लू फेंग की पावर तो वर्चुअल वर्स कंपनी जानती है और फिर वो कहता है कि वर्चुअल वर्स कंपनी सिस्टम कभी भी गलत नहीं हो सकती है, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम आराम से नॉर्मल अंडाइंग का सामना कर सकते हो। तो ये सुनकर सभी के सभी मेंबर्स शॉक हो जाते हैं, लू फेंग की तरफ देखने लगते हैं। और देखा जाए तो उन्हें एक चीज नहीं पता होता है कि सेक्टर और यहाँ पे नॉर्मल अंडाइंग से भीड़ तो सकता है, उनके पास 1 बिलियन पॉइंट्स होता है, लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल अंडाइंग और एक ऑफिशियल लेवल अंडाइंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है और वहाँ पे उनका भी 1 बिलियन कोटा ही रहता है। और यहाँ पे एब्सोल्यूट लिमिट भी सेक्टर, मतलब यहाँ पे आप लोग समझ लो कि यहाँ पे लू फेंग के पास नॉर्मल अंडाइंग से ज्यादा
ज़्यादा पावरफुल है, जो कि ऑफिशियल लेवल को ही मार सकता है। उसके पास इतनी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लॉ है, लेकिन यहाँ पे कोई कितना ही पावरफुल क्यों ना मैक्सिमम 1 बिलियन होता है, उन्हें इस बारे में नहीं पता होता है। अब लू फेंग इन सब के बारे में समझ जाता है और कहता है तो ऐसा है। यहाँ पे टाइवू आगे कई सारी बातें बताती है जो कि सिर्फ ऐसी बकवास होती है, जिसके बारे में दिखा रहा था लू फेंग को, जो कि स्माइल करता है और वो कहता है 1 बिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। अब देखा जाए तो वो इस नंबर के बारे में नहीं सोचा था। अब यहाँ पे लू फेंग की जो कोटा थी असल में ये नहीं थी। वर्चुअल वर्स कंपनी ने लू फेंग को और भी रिक्वेस्ट की थी उसके लाइफ और डेथ ट्रेनिंग में, और यहाँ पे लू फेंग का असली कोटा तो 10 ट्रिलियन पॉइंट होती है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा होता है। और लू फेंग इसी को कंप्लीट करने के बाद आउटर रीजन वॉर को छोड़ सकता है, अपने लाइफ में और डेट 20 को यहाँ निकल सकता है। और ये आर्मी का रिक्वेस्ट था। वर्चुअल वर्स कंपनी सेक्टर और लेवल में अभी भी तक किसी भी बंदे को इतना ज्यादा नहीं मिला था। एक तो जो आर्मी रिक्वेस्ट था उसे लू फेंग को 1 बिलियन पॉइंट्स को एक्वायर करना था, वहीं पे वर्चुअल वर्स कंपनी का सेक्टर और लेवल रिक्वेस्ट में लू फेंग को 10 ट्रिलियन कंप्लीट करना था, और ये दोनों अलग अलग थे। अब लू फेंग 1 बिलियन को ज्यादा समझता भी नहीं है, उसके लिए 1 बिलियन ज्यादा हो गया तो 10 ट्रिलियन उसके लिए तो बहुत बहुत ज्यादा हो जाएंगी। फिर बताया जाता कि वर्चुअल यूनिवर्स के स्टैंडर्ड प्राइमरी रीजन सेक्टर लॉट के बहुत ज्यादा होती है। लू फेंग ने जब डोमेन लॉट लेवल में ही 3 बिलियन पॉइंट्स को एक्वायर कर ली थी और बाद में जाके प्राइमरी के उस सिटी लीडर का डिस्प्ले बन चुका था, तो कोई उसके स्ट्रेंथ का इमेजिन ही कर सकता है। और सबने उसके बारे में बहुत ही बात की होती है, इसलिए तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने उसे 10 ट्रिलियन पॉइंट का कोटा फुलफिल करने के लिए दिया होता। फिर सीन चेंज को टाइम पास होने लगता है, और यहाँ पे टाइवू उन सारे 9 सेक्टर और जिन्नस की ओर देखता है और कहता है कि हम लोग आधे दिन में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। और वो कहता है कि सैटर्न स्टार यहाँ का बहुत ही डेंजरस रीजन है, और वो कहता है मैडमैन रॉक तुम जानते हो इस एरिया के बारे में, और यहाँ पे मैं तुम्हें आने से पहले तुम्हें इसके बारे में अच्छे से डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब लू फेंग रॉक उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगता है। लू फेंग तो यहाँ रिलैक्स करने की भी कोशिश नहीं करता है। वहाँ पे कई सारे बाहर रेसेज होंगे जो कि लू फेंग और बाकी सबको मारने के लिए तैयार होंगे, और जब भी वो केयरफुल नहीं होंगे उन पे अटैक भी हो सकता है और वो लोग अपनी जान भी गंवा सकते हैं। और अब फिर टाइवू को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये पूरा का पूरा बैटलफील्ड एक स्टार फील्ड जिसमें कि बैटल कभी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप के बैटल होते हैं, पहला तो आर्मी बैटल और दूसरा एलाइट टीम की बैटल। यहाँ पे वो आगे कहता है कि यूनिवर्सल लेवल और डोमेन लॉर्ड्स ये दोनों वीक होते हैं, और कुछ नॉर्मल सेक्टर और सोल्जर वो यहाँ पे एलाइट टीम में इन्विटेशन नहीं ले पाते हैं, और यहाँ पर उन सबको लार्ज अमाउंट ऑफ यूनिवर्स और डोमेन लॉर्ड्स वो सब मिलकर एक बड़ी सी आर्मी को बना लेते हैं, और इस आर्मी को एक अंडाइंग विंग लीड करता है जो कि दूसरे के आर्मी पे जाके अटैक कर देता है, और यहाँ पर उनमें फाइट होती है। और वो कहता है लेकिन उन सब के अलावा हम लोग डिफरेंट हैं, हम लोग इलाइट सेक्टर लॉट की टीम है, और हम लोग अकेले ही यहाँ पे एक पूरे के पूरे आर्मी के बराबर है, लेकिन देखा जाए तो हम लोग नंबर में कम होते हैं, और यहाँ पर 7 स्टार बैटलफील्ड में कई सारे एम्प्टी स्पेसेस है, और हम लोग इजिली इन एनिमी को स्पॉट कर सकते हैं। देखा जाए तो इन्हीं एरिया को बैटलफील्ड में कहा जाता है। अब फिर आगे कहते हैं कि स्पेशल रीजन 7 बैटलफील्ड में बना हुआ है, जहाँ पे 4 पाइनिकर रेसेस अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को भेजा करते हैं ताकि वो यहाँ जितने भी होते हैं उन सबको मार पाए, और यहाँ की जितनी भी बैटल होती है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होती है, क्योंकि यहाँ पे इलाइट सोल्जर के बीच में फाइट होती है। और वो कहता है कि हम लोग अभी इस रीजन सैटेलाइट सिस्टम में जा रहे हैं, और ये एक रिनोवेट बैटल रीजन है जो कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से यहाँ रह रहा है, और किसी को भी नहीं पता कि आखिर यहाँ कितने वॉरियर्स मारे जा चुके हैं। अब टाइवू एयर में सिंपली डैप करता है और वहाँ पे एक स्क्रीन आ जाता है जो कि स्टार मैप होता है। अब टाइवू वहां पे देखता है और कहता है कि सैटर्न स्टार सिस्टम, और लू फेंग उसको बड़े ध्यान से देखता है। अब यहाँ पे सैटर्न स्टार सिस्टम ये एक बड़े से एस्ट्रॉइड रीजन जैसा होता है, और फिर वो आगे कहता है कि ये लेजेंडरी सैटर्न स्टार सिस्टम यहाँ पे कई सारे सीक्रेट रीजन थे, लेकिन ये बाद में आगे चलकर एक बैटलफील्ड बन गया, और यहाँ पे एक बड़ा सा प्लैनेट है, और जितना मुझे पता है इसकी डायमीटर 10 मिलियन किलोमीटर है। और वो कहता है बाद में जाकर ये प्लैनेट डेमन क्लैन के टॉप रेसेस के साथ डिस्ट्रॉय हो गई थी जो कि 1000 सेंटीपीड क्लैन थी, और ये प्लैनेट के जितने भी टुकड़े थे वो सारे के सारे स्पेस में फैलने लगे, और यही सब एस्ट्रॉइड बन गए, और इन सबको फ्रैगमेंट्स को कहते हैं सैटर्न स्टार। अब टाइवू आगे कहता है कि इस पूरे की पूरे जगह सैटर्न स्टार सिस्टम का 0.8 लाइट ईयर का डायमीटर है। अब लू फेंग कहता है सैटर्न स्टार
क्या यहाँ पे सबने इन सारे पीसेस को कैलकुलेट किया है? तो टाइवू हंसते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है। यहाँ पे 100 मिलियन किलोमीटर के एरिया में फ्रैगमेंट्स फैला हुआ है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि सेटेलाइट के स्ट्रेंथ से इन सारे फ्रैगमेंट्स को तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और टाइवू कहता है कि जबकि वो इतने हार्ड है तो सैटर्न स्टार सिस्टम यहाँ पे रिनोड बैटलफील्ड बन गया, जो कि यहाँ के सारे काउंटलेस रेसेस के लिए छिपने की भी जगह हो गई है, क्योंकि उन सारे ब्रोकन पीसेस में कोई भी किसी भी रेस का बंदा छिप सकता है और पीछे से कैजुअली अटैक कर सकता है। और वो कहता है तुम दोनों इस बात को याद रखो। और वो कहता है यहाँ पे कई सारे रेसेस हैं जिनसे हम लोग फाइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उन सब पे ध्यान नहीं देना। तुम अगर फाइट नहीं कर पाओ तो वहां से भागने की कोशिश करना। अगर यहाँ पे ज्यादा देर तक फाइट करोगी तो यहाँ बैटल बहुत ज्यादा फ्लैशी हो जाएगी, यहाँ तक कि ऑफिशियल लेवल अनडाइंग जो कि अपने अनडाइंग बॉडी के साथ भी रहेगा, अगर एरोगेंट रहा और यहाँ पे लड़ने की कोशिश रहा तो यहाँ पर वो भी नहीं बचने वाला। तो लू फेंग भी यहाँ भी बढ़ता है और अब फिर फाइनली डिस शिप E9 शिप अपने सैटर्न स्टार सिस्टम में आ जाती है। और वहाँ पे एक्सटर्नल सिमुलेटर के मुताबिक लू फेंग बाहर देखता है जहाँ पे फ्लोटिंग प्लांट्स के फ्रैगमेंट पूरे की पूरे स्पेस में फ्लोट कर रहे होते हैं और उनमें से फॉर्मलेस एनर्जी भी निकल रही होती है। अब यहाँ पे पॉइजन हंसते हुए कहती है कि यहाँ पे जो एनर्जी वो सभी शॉकिंग है, यहाँ पे काउंटलेस वॉरियर्स मारे जा चुके। अगर तुम अपनी कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पा रहे हो, तुम अपने कॉन्शियसनेस को वर्चुअल न्यूज नेटवर्क में भेजकर रिलैक्स कर सकते हो, वहाँ पे मजे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम 1 और 2 दिन के लिए नहीं रहने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर तुम तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक रहने वाले हो। अब लू फेंग स्क्रीन का तरफ देखता और कहता है कि वहाँ पर तो एक ह्यूमन सेक्टर और टीम है। अब एक बैटलफील्ड में ह्यूमंस के जितने भी बंदे होते हैं वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और मेन थिंग तो ये है कि वो अपने कॉन्शियसनेस को वर्चुअल नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं और अपने एलाई और पार्टनर्स को 1 बिलियन किलोमीटर के एरिया में देख सकते हैं, जैसा कि आपने उस कचरे वाले जगह पे देखा था जहाँ पे लू फेंग वहां से फ्रैगमेंट्स को ढूंढने गया था। वहां की मैप में लू फेंग को डॉट दिखाया गया था कि आखिर कौन सा बंदा अंदर का है कौन सा बाहर का, वैसा ही यहाँ पे कर सकता है। लू फेंग अपने एलाइज को देख सकता है। अब वो यहाँ पे सारी चीजें बता रहा होता है, लेकिन तभी वो लोग एक जगह आके रुक जाते हैं और बताते हैं कि हम लोग सैटर्न स्टार सिस्टम के नेक्स्ट पे आ चुके हैं। जिसके बाद वो शिप धीरे धीरे रुकता है और वो सब बाहर निकलते हैं। टाइवू अपने उसी शिप को अपने पास रख लेता है और वो अभी स्पेस में होते हैं। और टाइवू स्माइल करते हुए कहता है कि जो रास्ता सामने है वो स्पेशली हमारे ह्यूमन रीजन का है और यहाँ के हमारे सारे एलाइज मिलकर इसको कंट्रोल करते हैं और हम लोग यहाँ पे बेस बनाकर रहते हैं। अब सभी के सभी हामी भरते हैं। लू फेंग अपने स्क्रीन पे 1 बिलियन किलोमीटर के एरिया में देखता है जहाँ पे 2 गैदरिंग मार्कर्स थे जहाँ पे सभी ह्यूमंस और एलाइज रहा करते हैं। अब टाइवू एक जगह इशारा करते हुए कहता है वो फ्रैगमेंट जहाँ पर वो स्कैनर को दिखाता है और कहता है वहाँ पे एक डीप केव है जो कि हमारे टीम्स ने छोड़ा हुआ है, हमको यहाँ पे स्ट्रेंथ की कोई जरूरत नहीं, वहाँ पे हम लोग जाके रह सकते हैं। अब सब लोग उसी की तरफ निकल जाते हैं और मिलियंस ऑफ किलोमीटर में जाते हुए वो एक रैंडमली फ्रैगमेंट के पास रुकते हैं और ये फ्रैगमेंट यहाँ पे बैटल के मार्क को दर्शाता है जो कि यहाँ बताता है कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से फाइट हुई थी और यहाँ पे कई सारे रिपल्स भी होते हैं जो कि फाइटिंग के दौरान ही हुए होते हैं। अब वो लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ का स्मॉलेस्ट एरिया पे 1.1 किलोमीटर होता है और बड़ा सा वाला 1.6 किलोमीटर होता है। अब लू फेंग और उसकी टीम वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पर एक केव होती है जिसकी डायमीटर 100 मीटर होती है। वो कहता है कि ये हाँ थोड़ा सा बिग तो है और सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। वो लोग जहाँ के रेस्टिंग क्वार्टर्स होती है वो कम्प्लीटली टंगस्टन एसेंस से बनी हुई थी। केबिन का दरवाजा ओपन होता है, वो लोग अंदर चले जाते हैं और मैं सीन चेंज कर उसी रेस्टिंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे टाइवू इस्तेमाल करते हुए कहता है कि हम लोग अभी सैटर्न स्टार सिस्टम में आए हैं इसलिए सब लोग आराम कर लो, जिसके बाद हम लोग अपने नेबर्स वर्चुअल नेटवर्क से कांटेक्ट करेंगे और हमारे एलाइज यहाँ 1 बिलियन किलोमीटर एरियाज में फैले हुए हैं। अब देखा जाए तो यहाँ का मोस्टली रीजन ह्यूमंस के द्वारा लिया गया है, लेकिन दूसरे रेसेस के बंदे भी इस एरिया में इन्वाइट करते हैं इसलिए हम उनके मार्कर्स को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास स्ट्रेंथ है और हम अपनी स्ट्रेंथ से उन सब का मुकाबला कर नहीं सकते। ये सारी बातें करने के बाद वो अपनी कॉन्शियसनेस को वर्चुअल नेटवर्क के नेबर्स को कनेक्ट करने के लिए लगा लेता है। यहाँ पे सभी रिलैक्स होते हैं, सब लोग काम में होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग भी सोफा में बैठा हुआ होता है और कहता है कि 1 बिलियन कंट्रीब्यूशन पार्ट्स और 10 ट्रिलियन आर्मी ने तो मुझे 1 बिलियन दिया है और जब मैं फिनिश कर लूंगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा। मैं यहाँ पे रिटायर या फिर ट्रेजर्स को एक्सचेंज कर सकता हूँ या फिर अपने बैटल को भी आराम से चूज कर सकता हूँ। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि
वो सोचता है कि पहले अभी मैं टाइबू के साथ रहने वाला हूँ, अभी के मर्तबा मुझे इस बैटल के एक्सपीरियंस को गेन करना होगा, इन सभी के बारे में जानना होगा, फिर मैं आराम से 1 बिलियन पॉइंट्स को जल्दी से कंप्लीट कर लूंगा और जैसे ही ये होगा मैं प्रॉब्लली यहाँ पे बैटल फील्ड में सर्वाइव कर पाऊंगा और मुझे टीम में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब टीम में रहने के कारण लू फैंग अपने फुल स्ट्रेंथ को अनलीश भी नहीं कर सकता है और यहाँ पर जब बहुत सारे लोग होंगे लू फैंग अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को अनलीश करेगा तो यहाँ पे सारे बंदे शॉक हो जाएंगे और यहाँ पर नेचुरली है कि यहाँ पे उन सब के टीम उन सब पे लू फैंग में भी खतरा बन सकता है। लू फैंग क्लियर था कि उसका स्टेटस प्राइमरी के उस सिटी लीडर का डिस्पल वहाँ पे बेनिफिट से नहीं लाता है बल्कि उसके लिए खतरा भी होता है। कोई भी अदर रेसेस के बंदा उसके पे पागलों की तरह अटैक कर सकता है। वो कहता है कि जब मैं अकेले काम करूंगा तो मैं अपने फुल स्ट्रेंथ को अनलीश कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरे रेसेस को भी मार सकता हूँ, यहाँ तक कि मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी तो फिर भी मैं अपने लोकेशन को बदल लूंगा। लू फैंग सोचता है लेकिन मैं फिर भी अभी नया बंदा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस गेन करना होगा, फिर मैं अभी टीम के साथ स्टॉक रहने वाला हूँ। अब उसी वक्त टाइबू भी अपनी आंखें खोल लेता है और यहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे अपने नेबर से कांटेक्ट कर चुका हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी 2 इलाइट सेक्टोलॉट्स टीम जो कि अनडाइंग बैंक के द्वारा लीड की जा रही है, जिसमें कि ह्यूमन इलाइट है, वहीं पे दूसरा जो इलाइट रेस टीम है और वो कहता है हम लोग ऑफेंसिव और डिफेंसिव अलायंस है और यहाँ पे कई सारे वॉरियर्स है जो कि हम पे अटैक कर सकते हैं, इसी कारण हम तीनों को मिल जाना चाहिए जिसके कारण हमारी जो सर्वाइवल रेट हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कहता है कि आज के लिए रेस्ट कर, कल से हम लोग अपनी बैटल को शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उनके फाइट करने का मौका फिर से मिलने वाला है। अब यहाँ पे वो लोग रेस्ट तो कर रहे थे लेकिन वो सभी हाई अलर्ट पे थे क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे वो लोग अलर्ट पे नहीं रहे तो अटैक हो जाएगा तो उनके लिए नुकसान होने वाला है। अब लू फैंग भी जब शुरुआत से आया था वो भी हाई अलर्ट पे था, वो यहाँ पे नहीं करने वाला था कि वो चिल से बैठ जाए, उसके पर्सपेक्टिव भी हाई थे, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी इन सारे बंदों से। लू फैंग ने इन सारे अलर्टनेस से बहुत ही जल्दी से माप लिया था और वो इन क्रिटिकल डेंजर के लिए बहुत ही जल्दी तैयार हो सकता है। और बात रही रॉक की तो रॉक भी नया बंदा है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ लू फैंग से बहुत ज्यादा दूर थी, वो सिर्फ सेक्टर लॉर्ड में एक एक्सेप्शनल की तरह देखा जा सकता है। अब यहाँ पे जब अटैक हुआ था तो उस वक्त खतरा था और वो यहाँ पे अपने आप को कान नहीं रख पाया था, वो भी थोड़ा नर्वस हो गया था। अब टाइबू इस्तेमाल करता है, वो रॉक को नोटिस करता है और कहता है रॉक तुम्हें भी अपने कॉन्शियसनेस को वर्चुअल नेटवर्क में भेज देना चाहिए ताकि तुम वहाँ पे गेम खेल कर रिलैक्स कर सको। जिसके बाद रॉक भी पूरे रिग्रेट में होता है और कहता है यस कैप्टन। तो ये देखकर टाइबू इस्तेमाल करते हुए कहता है बुरा मत महसूस करो, सब लोग यहाँ पर है और सब लोग यहाँ पहली दफा वॉर्स में आया करते हैं, सबको बताया कि यहाँ पे कभी भी बैटल हो सकता है, यहाँ पे किसी को भी क्रेजी होना पड़ सकता है, यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे तुम सुरक्षित रह सको, इसलिए तो हमने तुम्हें यहाँ पे अपने पास रख लिया है, तुम ज़्यादा सोचो मत, भाई अपना ध्यान रखो। रॉक भी रिलैक्स होता है और वर्चुअल नेटवर्क में अपने आप को कनेक्ट करता है। डेमन लेडी क्या थी कैप्टन ये मैड बने, ये तो थोड़ा सा भी थका नहीं लग रहा है, ये तो टोटली काम लग रहा है। तो पॉइजन लेडी होती कहती है तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा ही कोई ऑर्डिनरी पर्सन है और वो भी पीना स्टार्ट कर देती है। अब उन सबको भी लू फैंग के बारे में थोड़ा सा अंदाजा हो गया था कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है। अब यहाँ पे वो लोग ऐसे कैजुअली चैट करने लगता है और दूसरा दिन भी आ जाता है और अनडाइंग टाइबू सबको ऑर्डर करता है कि चलो सब लोग जमा हो जाओ। पॉइजन, मैडवू, गॉड, मैडमैन, रॉक ये सभी एक साथ खड़े हो जाते हैं और टाइबू उन सभी 9 की तरफ देख कर क्या आता है कि हमारा पहला मिशन यहाँ पे सैटर्डे स्टार में आने का पूरा हो चुका है और हम लोग यहाँ पे सक्सेस जरूर होंगे। वो कहते चलो यहाँ पे हम लोग जाना है और वो कहते नए बंदे यहाँ पे हम सबको देखना कि आखिर हम पुराने बंदे उन सारे बैटल फील्ड में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो लू फैंग और रॉक भी हामी भरते जिसके बाद वो कहते चलो चलते हैं और कहते हैं कि फाइनली हम लोग अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को गेन करना शुरू करेंगे। और यहाँ पे ओल्ड मेंबर हंसते हुए कहते हैं कि ये किए हुए मुझे बहुत ही लंबा अरसा हो चुका है, यहाँ पे फिर से फाइट करने का मौका मिला है। अब नॉर्मली देखा जाए तो 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिला के एक मिक्स्ड एलिमेंट्स बनाते हैं, मतलब कि यहाँ पे जिसके पास 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स होंगे उसको एक्सचेंज करने पे पास उसको 1 मिक्स्ड एलिमेंट्स मिलेंगे। और लू फैंग और सारे बंदे अपने रेस्टिंग क्वार्टर से निकलते हैं। अब तभी लू फैंग और रॉक को दिखाया
जाता है जो कि सामने शिप को देखते हैं, जो कि एक्चुअली C9 ग्रेड का शिप था, जो कि बहुत लो क्वालिटी का था लू फेंग के सामने। अब टाइवू कहता कि हम ये C9 ग्रेड शिप है, और वो कहता है ये C9 शिप की वीकनेस इसके स्लो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन है। ये डॉज भी बहुत ही धीरे करता है, और जब ये मूवमेंट एक्सेलरेट करता है तो ये बहुत जल्दी फास्ट नहीं हो पाता है। अब देखा जाए तो इसका सब लाइट स्पीड पे जाना इतना भी मुश्किल नहीं है। और वो आगे कहता है कि यहाँ का सबसे जरूरी थिंग ये है कि यहाँ पे कई सारे पावरफुल वॉरियर्स छिपे हुए हैं, और वो हम पे कभी भी अटैक कर सकते हैं, और जब वो ऐसा करेंगे तो हमारी शिप भी लाजमी है कि डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और टाइवू स्माइल करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत ही लंबे समय से रह रहा हूँ, अगर यहाँ पे हम लोग शिप को खोएंगे तो मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, और मेरे पास तो अभी C9 ग्रेड शिप है जो कि बहुत ही सस्ता है, अगर इसको मैं नुकसान भी होगा तो मुझे ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये सुनकर लू फेंग भी स्टन हो जाता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे उनका जर्नी कैसे होने वाला है, क्या लू फेंग अनटाइम बेंग को मार पाएगा या फिर नहीं, और वहां जाने पर लू फेंग को कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।